everyone and welcome to the channel भारत द लर्निंग स्पॉट। पिछली वीडियो में हमने क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 एग्रीकल्चर स्टार्ट किया था एंड इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फार्म सिस्टम एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, लेकिन इसका पार्ट 1 हम इस वीडियो में पढ़ेंगे एंड इसके बाद में इसका पार्ट 2 और आएगा, तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। ओके, तो फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। फार्म सिस्टम, देखो सबसे पहले समझते हैं कि एक सिस्टम क्या होता है। ठीक है, सिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है। तो जब हम बात करते हैं सिस्टम की, तो इसमें कुछ इनपुट होता है। ठीक है, उस इनपुट की कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग की जाती है और प्रोसेस करके उससे कुछ आउटपुट हमें मिलता है। ठीक है, तो ये होती है एक सिस्टम की डेफिनेशन। तो अगर हम बात करते हैं एग्रीकल्चर या फार्मिंग की, तो उसे भी हम एक सिस्टम के रूप में ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में भी कुछ इनपुट्स होते हैं, कुछ प्रोसेसिंग होती है, फिर उससे कुछ आउटपुट्स भी मिलते हैं, है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट इनपुट्स क्या क्या हैं, जैसे कि सीड्स हो गया, फर्टिलाइजर्स है, मशीनरी है, लेबर है, ये सारे इनपुट्स ही तो हैं। और हम दो पार्ट में इनपुट्स को डिवाइड कर सकते हैं, फिजिकल इनपुट्स एंड ह्यूमन इनपुट्स, है ना। ह्यूमन इनपुट्स में जैसे कि स्टोरेज वगैरह, लेबर, मशीनरी, केमिकल्स में जैसे कि केमिकल फर्टिलाइजर, केमिकल पेस्टिसाइड, है ना। तो ये सारे मिलकर ह्यूमन इनपुट्स हो गए, क्योंकि ये ह्यूमन मेड हैं सारी चीज़ें और ह्यूमन खुद भी एक इनपुट हो गया। ठीक है, और फिजिकल इनपुट्स की बात करें तो जो नेचर ने प्रोवाइड किए हुए हैं, जैसे कि सनशाइन, टेम्परेचर, स्लोप कैसा है, सॉइल कैसी है, रेनफॉल कैसी है ना, ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। तो हमने मतलब बेसिकली इनपुट्स को दो टाइप में डिवाइड कर लिया है, ह्यूमन इनपुट्स एंड फिजिकल इनपुट्स। ओके, और एग्रीकल्चर में कुछ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशंस यानी कि वही बीज की प्रोसेसिंग। ठीक है, तो कुछ ऑपरेशंस क्या क्या हैं, जैसे कि प्लोइंग हो गया, सोइंग, बीज बोना, इरिगेशन, सिंचाई, वीडिंग। वीडिंग जिसे हम हिंदी में बोलते हैं खरपतवार को निकालना। वीडिंग होती है कि जो अनवांटेड ग्रास है ना, उसको निकाल दिया जाता है फार्म में से, क्योंकि वो जो ग्रास है वो सॉइल के सारे न्यूट्रिएंट्स को खत्म कर देगी फिर, और जो मेन क्रॉप है उसे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे, तो इसीलिए उस ग्रास को हटा दिया जाता है, उसे बोलते हैं वीडिंग। ठीक है, उसके बाद में जब क्रॉप ग्रो हो जाती है पूरी तरह से, देन उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है, काट लिया जाता है। ठीक है, तो ये सारे ऑपरेशंस हो गए ना। फिर कुछ आउटपुट्स मिलते हैं। आउटपुट्स में जैसे कि क्रॉप तो मेन चीज़ है ही है, और एग्रीकल्चर में हमने देखा था कि लाइव स्टॉक को रियर करना भी एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व था। ठीक है, तो लाइव स्टॉक में शीप भी तो होती हैं, तो उनका वूल हमें मिलेगा, वो भी एक आउटपुट हो गया। डेयरी एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जब हम जैसे गाय भैंसों को पालेंगे तो उनका दूध भी तो मिलेगा, तो दूध तो मिला ही, दूध से पनीर बनाया जा सकता है, दही बनाया जा सकता है, घी भी निकाला जा सकता है, तो बहुत सारे प्रोडक्ट अदर भी मिल जाते हैं। ठीक है, पोल्ट्री प्रोडक्ट में जब हम जो चिकन पालते हैं ना, उसके जो भी प्रोडक्ट्स होंगे वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स होंगे, उनके एग्स हो गया, उसका मीट हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी एक आउटपुट में मिल गई हमें। तो इस फोटो में पूरा सिस्टम एक साथ शो कर दिया गया है, जिसमें कुछ इनपुट्स हैं, कुछ प्रोसेसेस हैं एंड कुछ आउटपुट्स हैं। इनपुट में जैसे कि मशीनरी है ना, सीड्स, केमिकल्स, फिर प्रोसेसिंग में प्लोइंग, सोइंग, स्प्रेइंग में जैसे कि पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कने की बात यहाँ पर हो रही है, और आउटपुट में क्रॉप्स हो गई। तो ये पूरा एक सिस्टम हो गया, और क्योंकि ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मिंग से रिलेटेड है, तो ये फार्म सिस्टम हो गया। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। ठीक है, यानी कि फार्मिंग के क्या क्या टाइप्स हैं। तो बात करते हैं जब फार्मिंग की, तो फार्मिंग बहुत अलग अलग तरह से पूरे वर्ल्ड में प्रैक्टिस की जाती है। ठीक है, लेकिन कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर अगर डिपेंड करें, उनके बेसिस पर हम फार्मिंग को क्लासिफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में। वो क्या क्या फैक्टर्स हैं, जोग्राफिकल कंडीशंस वहाँ की कैसी हैं, ठीक है, अच्छी है, कोई स्लोप है, कोई प्लेन है, ठीक है, कैसा एरिया है वहाँ पर, जोग्राफी कैसी है वहाँ की, और उस प्रोड्यूस की डिमांड कितनी है, जैसे वीट है या राइस है या मेज़ है या शुगर केन है, टी है, कुछ भी है, उसकी जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उस हिसाब से फार्मर्स उसको ग्रो करते हैं। ठीक है, लेबर अवेलेबल है या नहीं, सस्ती लेबर है या नहीं, ठीक है, ये भी देखा जाता है। क्या लेवल है टेक्नोलॉजी का, टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छी है या बिल्कुल पिछड़ी टेक्नोलॉजी है ना। तो इन सभी के बेसिस पर हमने दो टाइप से फार्मिंग को क्लासिफाई कर लिया। कौन कौन से टाइप्स हैं,
सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सब्सिस्टेंस फार्मिंग को। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग में क्या होता है, इस टाइप की फार्मिंग जो है वो फार्मर की फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए की जाती है। यानी कि फार्मर और उसकी फैमिली को जितने खाने की ज़रूरत होगी, जितने अनाज की ज़रूरत होगी, वो सिर्फ उतना उगा लेंगे, वो मार्केट वगैरह में बिल्कुल सेल नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये होती है सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो ट्रेडिशनली ये की जाती है। यहाँ पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग में लो लेवल्स ऑफ टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, मतलब अपने नीड्स को फुलफिल करने के लिए ही तो ग्रो कर रहे हैं ना, तो वो इतनी हाई टेक्नोलॉजी लाकर क्या करेंगे, थोड़ा बहुत उनको आउटपुट चाहिए बस, और उसमें हाउस होल्ड लेबर काम कर लेगी, जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब मिलकर ग्रो कर लेंगे जो भी क्रॉप होगी, और उससे स्मॉल आउटपुट मिलेगा, कोई ज़्यादा आउटपुट मिलेगा नहीं, क्योंकि उन्हें मार्केट में भी सेल नहीं करना है उसे, है ना। और सब्सिस्टेंस फार्मिंग को फिर हम आगे और क्लासिफाई कर सकते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। तो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर या फार्मिंग क्या होता है, देखो इसमें जो फार्मर है वो एक स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड को कल्टीवेट करता है, बिल्कुल छोटा सा लैंड होगा, उसमें सिंपल टूल्स वो यूज करेगा, छोटे मोटे जो भी होंगे, ठीक है, और लेबर उसमें बहुत ज़्यादा लगेगी। तो ये इंटेंसिव जो वर्ड यहाँ पर है ना, वो लेबर के लिए ये, क्योंकि उसमें लेबर बहुत ज़्यादा लग रही है छोटे से प्लॉट में ही, उतनी नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, और इसमें क्लाइमेट कैसा चाहिए होता है, लार्ज नंबर ऑफ डेज विद सनशाइन चाहिए होती है। ठीक है, मतलब ज़्यादातर दिनों में सनशाइन होनी चाहिए साल के, एंड फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए। ठीक है, तो सनशाइन और फर्टाइल सॉइल दोनों मिलकर एनुअली उस छोटे से प्लॉट पर मोर देन वन क्रॉप ग्रो करने के लिए परमिट कर देते हैं, यानी कि अलाउ कर देते हैं, यानी कि उस छोटे से प्लॉट पर साल भर में एक से ज़्यादा क्रॉप ये ले पाते हैं इंटेंसिव सब्सिस्टेंस में। ठीक है, और इसकी इंटेंसिव वाले की जो मेन क्रॉप है वो है राइस। ठीक है, अदर क्रॉप्स है इंटेंसिव में व्हीट, मेज, पल्सेस, ऑयल सीड्स, ये सारे हैं। ठीक है, अब इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहाँ पर प्रिवेलेंट है, जहाँ पर थिकली पॉपुलेटेड एरियाज होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है। लेकिन किन रीजन्स में रहती है, जो मॉनसून रीजन्स हैं। ठीक है, यानी कि जहाँ पर मॉनसून आता है, सूखा नहीं पड़ता है वहाँ पर। ठीक है, तो वो कौन कौन से रीजन हैं, साउथ, साउथ ईस्ट एंड ईस्ट एशिया। देखो जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं वर्ल्ड के, उसमें से ये वाला है एशिया, है ना। इस एशिया में जो साउथ एशिया है उसमें यह ज़्यादा इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इन सबको मिलाकर साउथ एशिया आ जाता है। जो साउथ ईस्ट एशिया होता है वो है ये वाला पार्ट, जो आइलैंड कंट्रीज है ना। और ईस्ट एशिया में ये वाला पार्ट आ जाता है, जो चाइना वगैरह, मंगोलिया वगैरह हैं, ये सब ईस्ट एशिया में आ जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। ठीक है, और यहीं पर ही इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी तो वो क्या करेगी, वो फिर क्या होगा कि छोटे छोटे प्लॉट हैं सभी के पास में लैंड के, और उसी में ही ज़्यादा लेबर्स लग जाती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर किया जाता है। तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग का एक टाइप देख लिया, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। उसका दूसरा टाइप है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग या एग्रीकल्चर। ठीक है, अब इस प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर में 2 टाइप्स इंक्लूडेड हैं, जिसमें है शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। प्रिमिटिव का मतलब होता है बिल्कुल बहुत पुराना, प्राचीनतम, जिसको हम हिंदी में बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो बहुत पुराने टाइम से सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर चला आ रहा है, ठीक है, वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, जिसमें आते हैं 2 टाइप्स। तो पहला टाइप देखते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। इसमें लैंड का एक प्लॉट होता है, छोटा या बड़ा कैसा भी हो, उसको क्लियर कर दिया जाता है, मतलब साफ कर दिया जाता है। अब साफ क्यों किया जाएगा, क्योंकि वहां पर ट्रीज थे, उन ट्रीज को काटा, उनको जलाया और लैंड खाली कर दी। अब उस खाली लैंड पर इन्होंने एग्रीकल्चर किया। ठीक है, तो अब ट्रीज को बर्न करने के बाद जो एशेज होंगी, जो राख होगी, उसको सॉइल के साथ मिक्स कर दिया जाता है, और जो क्रॉप्स हैं जैसे कि मेज, मक्का, यम, पोटैटोज, कैसेवा, ये सारी चीजें ग्रो की जाती हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। ठीक है, देन फिर क्या होता है, धीरे 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 ये उसी सॉइल पर ग्रो करते जाते हैं, और सॉइल की फर्टिलिटी कम होती जाती है। ठीक है, सॉइल अपनी फर्टिलिटी को लॉस कर देती है एक टाइम पर, फिर उस लैंड को छोड़ दिया जाता है पीछे ही, एंड जो कल्टीवेटर होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं, एक नए लैंड पर चले जाते हैं। ठीक है, फिर वहाँ के ट्रीज को काट कर, उन्हें जलाकर वहाँ पर वो नई क्रॉप ग्रो करते हैं।
फिर उस लैंड की फर्टिलिटी खत्म हो जाएगी, फिर वो उस लैंड को भी छोड़ देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो इसी तरीके से इसका मतलब है शिफ्टिंग करना, शिफ्ट कर करके कल्टीवेशन करना, तो उसे बोल दिया गया शिफ्टिंग कल्टीवेशन। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन को हम स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या किया जा रहा है, पेड़ों को काटा और जलाया जा रहा है ना, तो स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इसको बोल दिया हमने। सो शिफ्टिंग कल्टीवेशन प्रैक्टिस किया जाता है थिकली फॉरेस्टेड एरियाज में। अब ऑब्वियसली फॉरेस्ट को क्लियर करके ही तो वहां पर एग्रीकल्चर किया जा रहा है, तो थिकली फॉरेस्टेड एरियाज तो होने ही चाहिए, लेकिन कहाँ कहाँ पर ये किया जाता है, अमेज़न बेसिन। अमेज़न बेसिन कहाँ है, देखो ये नॉर्थ अमेरिका है ना, ये साउथ अमेरिका है, तो साउथ अमेरिका में ये जो रेड कलर में है यही है अमेज़न बेसिन। यहाँ पर अमेज़न रेन फॉरेस्ट है ना, रेन फॉरेस्ट हमने देखा था जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। ट्रॉपिकल अफ्रीका में किया जाता है, ये पूरा कॉन्टिनेंट है ना अफ्रीका, तो यहाँ पर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इसके बीच का जो रीजन होता है वो ट्रॉपिकल एरिया होता है ना, ट्रॉपिकल जोन होता है। तो उस ट्रॉपिकल में ये अफ्रीका आ रहा है, तो इसको बोल दिया हमने ट्रॉपिकल अफ्रीका, इतना जो एरिया है। ठीक है, तो यहाँ पर भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाता है। देन पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया कौन सा है भाई, ये वाला जो है साउथ ईस्ट एशिया, इसके कुछ पार्ट्स में भी जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है वो किया जाता है। देन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अपने इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट इंडिया, अगर मैं इंडिया को ड्रॉ करूँ तो इंडिया का ये वाला जो पार्ट है, ये जो है ये है, ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया है। ठीक है, यहाँ पर भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन खूब किया जाता है। अब ये वो एरियाज होते हैं जहाँ पर हैवी रेनफॉल होती है एंड क्विक रीजनरेशन हो जाता है वेजिटेशन का। अब ज़्यादा रेनफॉल होगी, अच्छा खासा टेम्परेचर होगा, तो जो वहाँ का वेजिटेशन है वो जल्दी जल्दी ग्रो करेगा, उसे काटा भी जाएगा तो भी वो दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रीजनरेट हो रहा है तभी तो वहाँ पर फिर से दोबारा क्या करते हैं, जैसे आज एक लैंड के फॉरेस्ट को काट दिया, ठीक है, और वहाँ पर एग्रीकल्चर कर लिया, फिर वो आगे बढ़ गए, देन वो कुछ बहुत सालों हो जाएंगी ना, तब वो वापस से लौट कर वहीं आ जाएंगे। तो जब उन्होंने पहली बार जहाँ पर एग्रीकल्चर किया था वहाँ पर दोबारा से फॉरेस्ट ग्रो हो गया होगा अब तक, देन फिर उन पेड़ों को दोबारा से वो काट देते हैं, फिर वहीं पर एग्रीकल्चर वो कर लेते हैं। तो इसी तरह से एक पूरा साइकिल चलता रहता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन में। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन वर्ल्ड के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो मैंने अभी दिखाया ड्रॉ करके, वहाँ पर इसे जूमिंग कल्चर बोलते हैं, जूमिंग एग्रीकल्चर या जो भी बोल लो। ठीक है, और मैक्सिको जो है सेंट्रल अमेरिका है, वहाँ पर इसको मिल्पा बोला जाता है। अब एक बार मैक्सिको को तो देख लें, तो मैक्सिको जो है वो नॉर्थ अमेरिका की कंट्री है। ये वाला जो कॉन्टिनेंट है ये नॉर्थ अमेरिका है ना, और ये जो कंट्री दिख रही होगी यहाँ पर मैक्सिको लिखा हुआ आ रहा है ना, तो ये जो पूरी है ये है मैक्सिको। ठीक है, मैक्सिको हो गई, सेंट्रल अमेरिका ये वाला ही पार्ट हो गया मैक्सिको, और ये अलग अलग कंट्रीज यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मिल्पा बोला जाता है। ब्राजील में रोका बोला जाता है। ब्राजील साउथ अमेरिकन कंट्री है सबसे बड़ी, ये जो है साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी कंट्री है, यहाँ पर इसको रोका बोला जाता है। मलेशिया में लडांग बोला जाता है। मलेशिया कहाँ है, देखो ये वाली जो कंट्री है ये है मलेशिया, है ना। इन सभी को ना एक बार लाइव मैप पे देख लेते हैं तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। ठीक है, देखो ये सामने अपना इंडिया है, यहाँ से जब हम साउथ ईस्ट की तरफ जाते हैं साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये जो कंट्री है ये दिख रही है मलेशिया, यही है। ठीक है, तो ये मलेशिया हो गई। अब इंडिया से वेस्टवर्ड जाओ, वेस्ट की तरफ जाओ, ये है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये वाला जो है ना, और इससे वेस्टवर्ड जाओ, ये हम आ गए साउथ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में ये जो कंट्री है ये जो दिख रही है ना, ये है ब्राज़ील। फिर ब्राज़ील से ऊपर आओ थोड़ा, ब्राज़ील से ऊपर आते हैं तो ये सेंट्रल अमेरिका आ गया। ठीक है, और ये कंट्री दिख रही होगी मैक्सिको, ये जो है जूम करके और दिखाऊं तो ये मैक्सिको है। ठीक है, ये जो है तो ये मैक्सिको कंट्री हो गई। नाउ प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर का जो दूसरा पार्ट है वो है नोमैडिक हर्डिंग। देखो नोमैड्स जो होते हैं जिन्हें हम हिंदी में बोलते हैं खाना बदोशी, ठीक है, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं अपने जो एनिमल्स हैं उनको लेकर। हर्डिंग होती है एनिमल्स को पालना, तो नोमैडिक हर्डिंग मतलब एक जगह से दूसरी जगह अपने एनिमल्स को लेकर जाना, उन्हें वहाँ पर चराना, ठीक है, ग्रेजिंग कराना,
और फिर वहाँ से फिर से मूव कर जाना, वो होती है नोमैडिक हर्डिंग। तो इस टाइप की फार्मिंग में क्या होता है, जो हर्ड्समैन हैं वो मूव करते हैं प्लेस टू प्लेस विद देयर एनिमल्स फॉर फॉडर, यानी कि चारे के लिए और वाटर के लिए, अलोंग डिफाइंड रूट्स। यानी कि हर्ड्समैन के कुछ डिफाइंड रूट्स होते हैं कि यहाँ से शुरू किया, इस रास्ते से जाना है, ठीक है, और घूम घाम के यहीं पर ही वापस आ जाना है, यहाँ पर पानी मिल जाएगा, कहीं पर भी मिल जाए, तो उनका एक डेफिनेट रूट होता है, ठीक है। ये होती है नोमैडिक हर्डिंग। इसको फार्मिंग में ही हम ले सकते हैं, क्योंकि फार्मिंग में हमने लाइव स्टॉक की रियरिंग भी शामिल की थी। अब चाहे हम उसको नोमैडिक हर्डिंग का ही नाम क्यों ना दे दें, ठीक है, बात सेम ही है। तो नोमैडिक हर्डिंग कहाँ कहाँ पर प्रैक्टिस की जाती है, सेमी एरिड और एरिड रीजन्स में सहारा के। अब देखो, सेमी एरिड और एरिड रीजन्स वो होंगे जहाँ पर बारिश कम होती है, ठीक है। सेमी एरिड में तो बारिश 25 से 50 सेंटीमीटर की हो जाती है, लेकिन एरिड रीजन्स में वो 25 से भी कम की रहती है, ठीक है, 25 सेंटीमीटर से भी कम की बारिश होती है एरिड रीजन्स में। तो उन रीजन्स में हमने देखा था जब बारिश कम होगी तो वहाँ पर क्या चीज़ डेवलप होती है, ग्रासलैंड्स डेवलप होते हैं, है ना। तो जहाँ पर ग्रासलैंड्स होंगे वहाँ पर ग्रेजिंग तो करवाई जाएगी, तो ग्रेजिंग करवाई जा रही है तो नोमैडिक हर्डिंग हो रही है। तो वो कहाँ कहाँ पर होती है, वो सहारा में होती है। सहारा जो है वो डेजर्ट है अफ्रीका में, ठीक है। ये जो है यहाँ पर इतना पूरा जो अफ्रीका है ना, ये पूरा सहारा डेजर्ट है, बहुत बड़ा है ये सहारा डेजर्ट। और नोमैडिक हर्डिंग सेंट्रल एशिया में होती है। सेंट्रल एशिया, यही बीच वाला जो ये वाला जो पार्ट है एशिया का, ये सेंट्रल एशिया है, यहाँ पर होती है नोमैडिक हर्डिंग। और इंडिया के कुछ पार्ट्स में भी होती है, ठीक है, जैसे कि राजस्थान, मतलब वही पार्ट होंगे जहाँ पर जो रेनफॉल है वो कम हो रही है, जहाँ पर ग्रासलैंड्स होंगे, ठीक है। राजस्थान में, जम्मू एंड कश्मीर में, यहाँ पर भी नोमैडिक हर्डिंग की जाती है, ठीक है। और इस टाइप का जो मूवमेंट होता है वो क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स एंड टेरेन के रिस्पॉन्स में होता है, क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि वहाँ पर बारिश कम हो रही है, पानी कम है, और जो ग्रासेस है वो भी कम है। जब एक बार उनको ग्रेस कर लिया एनिमल्स ने तो वो ग्रासेस भी तो ख़त्म हो ही जाएंगी, तो फिर इन्हें वहाँ से मूव करना पड़ता है हर्ड्समैन को, फिर दूसरी जगह जाना पड़ता है, वहाँ पर भी सेम प्रॉब्लम आती है, फिर वहाँ से भी मूवमेंट इनको करना पड़ता है, ठीक है। तो क्या है, ये क्लाइमेटिक कॉन्स्टेंट्स हैं, यानी कि कुछ बाधाएं हैं जो क्लाइमेट क्रिएट कर रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से इन हर्ड्समैन को मूव करना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमनली रियर जो एनिमल्स हैं वो कौन कौन से हो जाते हैं, वो होता है शीप, कैमल, याक, गोट्स, इन सभी को रियर किया जाता है, एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाया जाता है। तो ये जो फोटो है नोमैडिक हर्डर्स की, ये हर्डर है, ठीक है, ये अपने कैमल्स के साथ में है, इनको इंस्ट्रक्शन दे रहा है, ये भी हर्डर है एक, तो ये अपने साथ में इन कैमल्स को लेकर जा रहा है, एक जगह पर लेकर जाएगा, इन्हें खिलाएगा पिलाएगा, फिर वहाँ पर कुछ दिन रहेंगे ये, और फिर जब वहाँ पर सारी ग्रास खत्म हो जाएगी वहाँ से फिर ये मूव कर जाएंगे, ठीक है। और ये जो एनिमल्स हैं फिर ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं इनको, जब इस तरह की हर्डिंग कर रहे हैं तो कुछ फ़ायदा तो होना चाहिए इन्हें, तो ये एनिमल्स इन्हें मिल्क प्रोवाइड कर देते हैं, मीट प्रोवाइड कर देते हैं, वूल, हाइड्स और अदर प्रोडक्ट्स भी मिल जाते हैं हर्डर्स को और उनकी फैमिलीज को, ठीक है। लेकिन इस सब से ऐसा नहीं है कि इनकी कंडीशंस बहुत ज़्यादा अच्छी रहती हैं हर्डर्स की, हम इनको पुअर की कैटेगरी में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो और हमने एक और टाइप देखा था अभी, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो जब हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन की बात करें कि क्या वो गुड है या बैड है, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज टोटली बैड, क्योंकि जो फॉरेस्ट एरिया है उसे काटकर वहाँ पर क्रॉप ग्रो की जा रही है। लेकिन आज के टाइम पर क्या है कि फॉरेस्ट की कमी वैसे ही हो रही है, वैसे ही ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो अगर ऐसे में शिफ्टिंग कल्टीवेशन किया जाएगा, फॉरेस्ट को काटा जाएगा, और फॉरेस्ट उतनी जल्दी रीजनरेट नहीं हो रहे हैं, है ना, तो इसीलिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन को पूरी तरीके से बंद कर देना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या है कि जो नॉर्मल पीपल है ना वो लोग नहीं करते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कुछ ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं वो शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं, जो जंगलों में रहते हैं। तो धीरे धीरे करके उन ट्राइब से भी कांटेक्ट करना होगा, उन्हें भी बताना होगा कि इसके बहुत नुकसान है शिफ्टिंग कल्टीवेशन के, ठीक है। तो हमने फार्मिंग के दो मेन टाइप्स में से सब्सिस्टेंस फार्मिंग को तो कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, और अगली वीडियो में हम कमर्शियल फार्मिंग को पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि इस वीडियो का पार्ट 2 होगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।